लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। घोड़े पर सवार तारा सिंह को साथ लिए हुए कुंवर आनंद सिंह जंगल ही जंगल घूमते और साधारण ढंग पर शिकार खेलते हुए बहुत दूर निकल गए और जब दिन बहुत कम बाकी रह गया तब धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। हम ऊपर के किसी बयान में लिख आए हैं कि अटारी पर एक सजे हुए बंगले में बैठी हुई किशोरी, कामनी और कमलिनी वगैरह ने जंगल से निकलकर घर की तरफ आते हुए कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह को देखा तथा ये भी देखा कि 10-12 नकाबपोशों ने जंगल में से निकल इन दोनों पर तीर चलाए और ये दोनों उनका पीछा करते हुए पुनः जंगल के अंदर घुस गए इत्यादि। ये वही मौका है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उस समय कमला ने एक लौंडी की जबानी इंद्रजीत सिंह को इस बात की खबर दिलवा दी थी और खबर पाते ही कुंवर इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह तथा और भी बहुत से आदमी आनंद सिंह की मदद के लिए रवाना हो गए। असल बात यह थी कि भूतनाथ की चालाकी से शर्मिंदगी उठाकर भी नानक ने सब्र नहीं किया, बल्कि पुनः इन लोगों का पीछा किया और अब की दफे इस ढंग से जाहिर हुआ कि मौका मिले तो आनंद सिंह को तीर का निशाना बनावे और इसी तरह बारी बारी से अपने दुश्मनों की जान लेकर कलेजा ठंडा करे। मगर उसका ये इरादा भी काम न आया। आनंद सिंह और तारा सिंह की चालाकी और उनके घोड़ों की चपलता के कारण उसका निशाना कारगर न हुआ और उन्होंने तेजी के साथ उसके सिर पर पहुंचकर सभी को हर तरह से मजबूर कर दिया। तब तक मदद के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह भी जा पहुंचे और 8 साथियों के सहित बेईमान नानक को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि उसी समय यह भी मालूम हो गया कि इसके साथियों में से कई आदमी निकल गए, मगर इस बात की कुछ परवाह न की गई और जो कुछ गिरफ्तार हो गए थे उन्हीं को लेकर सब कोई घर की तरफ रवाना हो गए। कमबख्त नानक पर हर तरह की रियायत की गई। बहुत कड़ी सजा पाने के योग्य होने पर भी उसे किसी तरह की सजा न दी गई और वो इस ख्याल से बिल्कुल साफ छोड़ दिया गया कि फिर भी सुधर जाए, मगर नहीं। भूयोपि सिक्तः पयसा घृतेन ना निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति, अर्थात नीम न मीठो होए जो सींचो गुड़ घी से। आखिर नानक को वो दुख भोगना ही पड़ा जो उसकी किस्मत में बदा हुआ था। जिस समय नानक गिरफ्तार करके लाया गया और लोगों ने उसका हाल सुना, उस समय सभी को उसकी नालायकी पर बहुत ही रंज हुआ। महाराज की आज्ञा अनुसार वो कैद खाने में पहुंचाया गया और सभी को निश्चय हो गया कि अब इसे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता। दूसरे दिन दरबारी आम का बंदोबस्त किया गया और कैदियों का मुकदमा सुनने के लिए बड़े शौक से लोग इकट्ठा होने लगे। हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े हुए कैदी लोग हाजिर किए गए और आपस वालों तथा अय्यारों को साथ लिए हुए महाराज भी दरबार में आकर एक ऊंची गद्दी पर बैठ गए। आज के दरबार में भीड़ मामूली से बहुत ज्यादा थी और कैदियों का मुकदमा सुनने के लिए सभी उतावले हो रहे थे। भरत सिंह, दलीप शाह, अर्जुन सिंह तथा उनके और भी 2 साथी जो तिलिस्म के बाहर होने के बाद अपने घर चले गए थे और अब लौट आए हैं, अपने अपने चेहरों पर नकाब डालकर दरबार में राजा गोपाल सिंह के पास बैठ गए और महाराज के हुक्म का इंतजार करने लगे। महाराज का इशारा पाकर भरत सिंह खड़े हो गए और उन्होंने दारोगा तथा जयपाल की तरफ देखकर कहा, दारोगा साहब, जरा मेरी तरफ देखिए और पहचानिए कि मैं कौन हूं। जयपाल, तू भी इधर निगाह कर। इतना कहकर भरत सिंह ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और एक दफा चारों तरफ देखकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सूरत देखते ही दारोगा और जयपाल थरथर कांपने लगे। दारोगा ने लड़खड़ाई हुई आवाज से कहा, कौन? ओह, भरत सिंह? नहीं नहीं, भरत सिंह कहाँ? उसे मरे बहुत दिन हो गए। ये तो कोई अय्यार है। भरत सिंह, नहीं नहीं दारोगा साहब, मैं अय्यार नहीं हूं। मैं वही भरत सिंह हूं जिसे आपने हद से ज्यादा सताया था। मैं वही भरत सिंह हूं जिसके मुंह पर आपने मिर्च का तोबड़ा चढ़ाया था। और मैं वही भरत सिंह हूं जिसे आपने अंधेरे कुएं में लटका दिया था। सुनिए, मैं अपना किस्सा बयान करता हूं और ये भी कहता हूं कि आखिर में मेरी जान क्यों कर बची। जयपाल सिंह, आप भी सुनिए और हुंकारी भरते चलिए। इतना कहकर भरत सिंह ने अपना किस्सा आदि से कहना आरंभ किया, जैसा कि हम ऊपर बयान कर आए हैं, और इसके बाद यों कहने लगे। दारोगा की बातों ने मुझे घबरा दिया और मैं उल्टे पैर मोहन जी वैद्य को बुलाने के लिए रवाना हुआ। मुझे इस बात का रत्ती भर भी शक न था कि मोहन जी और दारोगा साहब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अथवा इन दोनों में हमारे लिए कुछ बातें तय पा चुकी हैं। मैं बेधड़क उनके मकान पर गया और इत्तला कराने के बाद उनके एकांत वाले कमरे में जा पहुंचा, जहां उन्होंने मुझे बुलवा भेजा था। उस समय वे अकेले बैठे माला जप रहे थे। नौकर मुझे वहां तक पहुंचाकर
विदा हो गया और मैंने उनके पास बैठकर राजा साहब का हाल बयान करके खास बाग में चलने के लिए कहा। जवाब में वैद्य जी ये कहकर कि मैं दवाओं का बंदोबस्त करके अभी आपके साथ चलता हूं, खड़े हुए और अलमारी में से कई तरह की शीशियां निकाल निकाल कर जमीन पर रखने लगे। इसी बीच में उन्होंने एक छोटी शीशी निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा, देखिए, मैंने एक नए ढंग की ताकत की दवा तैयार की है। खाना तो दूर रहा, इसके सूंघने ही से तुरंत मालूम होता है कि बदन में एक तरह की ताकत आ रही है। लीजिए, जरा सूंघ के अंदाज तो कीजिए। मैं वैद्य जी के फेर में पड़ गया और शीशी का मुंह खोलकर सूंघने लगा। इतना तो मालूम हुआ कि इसमें कोई खुशबूदार चीज है, मगर फिर तन बदन की सुध न रही। जब मैं होश में आया तो अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजबूर एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। नहीं कह सकता कि वो दिन का समय था या रात का। कोठरी के एक कोने में चिराग जल रहा था और दारोगा तथा जयपाल हाथ में नंगी तलवार लिए सामने बैठे हुए थे। मैं दारोगा से, अब मालूम हुआ कि आपने इसी काम के लिए मुझे वैद्य जी के पास भेजा था। दारोगा, बेशक इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी जड़ काटने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं, तो फिर मुझे कैद कर रखने से क्या फायदा? मारकर बखेड़ा निपटाइए और बेखटके आनंद कीजिए। दारोगा, हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं, मानने की कौन सी बात है? मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचे। दारोगा, ये सब बातें तो रहने दो, क्योंकि तुम और हरदीन मिलकर जो कुछ कर चुके थे और जो करना चाहते थे उसे मैं खूब जानता हूं। मगर बात यह है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस कैद से छुट्टी दे सकता हूं, नहीं तो मौत तुम्हारे लिए तय हुई रखी है। मैं, खैर बताइए तो सही, वो कौन सा काम है जिसके करने से छुट्टी मिल सकती है? दारोगा, यही कि तुम एक चिट्ठी इन रघुवर सिंह अर्थात जयपाल के नाम की लिख दो, जिसमें ये बात हो कि लक्ष्मी देवी के बदले में मुंदर को माया रानी बना देने में जो कुछ मेहनत की है वो हम तुम दोनों ने मिलकर की है। अतएव उचित है कि इस काम में जो कुछ तुमने फायदा उठाया है उसमें से आधा मुझे बांट दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। मैं, ठीक है, आपका मतलब मैं समझ गया। खैर आज तो नहीं, मगर कल जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर दूंगा। दारोगा, आखिर एक दिन की देर करने में तुमने क्या फायदा सोचा है? मैं, सो भी कल ही बताऊंगा। दारोगा, अच्छा, क्या हर्ज है, कल ही सही। इतना कहकर दारोगा चला गया और मैं भूखा प्यासा उसी कोठरी में पड़ा हुआ तरह तरह की बातें सोचने लगा, क्योंकि उस दिन दारोगा ने मेरे खाने पीने के लिए कुछ भी प्रबंध न किया। मुझे निश्चय हो गया कि इस ढंग की चिट्ठी लिखाने के बाद दारोगा मुझे जान से मार डालेगा और मेरे मरने के बाद यही चिट्ठी मेरी बदनामी का सबब बनेगी। मेरे दोस्त गोपाल सिंह मुझको बेईमान समझेंगे और तमाम दुनिया मुझे कमीना ख्याल करेगी। अतः मैंने दिल में ठान ली कि चाहे जान जाए या रहे, मगर इस तरह की चिट्ठी मैं कदापि न लिखूंगा। आखिर मरना तो जरूरी है, फिर कलंक का टीका जानबूझकर अपने माथे क्यों लगाऊं? दूसरे दिन रघुवर सिंह को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया। भरत सिंह ने अपना हाल यहां ही तक बयान किया था कि राजा गोपाल सिंह ने बीच ही में टोका और पूछा, क्या रघुवर सिंह भी इसी जयपाल का नाम है? भरत सिंह, जी हाँ, इसका नाम रघुवर सिंह था और कुछ दिन के लिए इसने अपना नाम भूतनाथ रख लिया था। ठीक है, इस बारे में मुझे धोखा हुआ? नहीं, बल्कि मेरे खजांची ही ने मुझे धोखा दिया। खैर, तब क्या हुआ? भरत सिंह, हाँ, तो दूसरे दिन जयपाल को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया और बोला, कहो, चिट्ठी लिख देने के लिए तैयार हो या नहीं? इसके जवाब में मैंने कहा कि मर जाना मंजूर है, मगर झूठे कलंक का टीका अपने माथे पर लगाना मंजूर नहीं। दारोगा ने मुझे कई तरह से समझाया बुझाया और धोखे में डालना चाहा, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। आखिर दोनों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया, यहां तक मारा कि मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो फिर उसी तरह अपने को कैद पाया। भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मार के सबब से तमाम बदन चूर चूर हो रहा था। तीसरे दिन दोनों शैतान पुनः मेरे पास आए, और जब उस दिन भी मैंने दारोगा की बात न मानी तो उसने घोड़ों के दाना खाने वाले तोबड़े में चूरा किया हुआ मिर्चा रखकर मेरे मुंह पर चढ़ा दिया। हाय हाय, उस तकलीफ को मैं कभी नहीं भूल सकता। यहां तक कहकर भरत सिंह चुप हो गए और दारोगा तथा जयपाल की तरफ देखने लगे। वे दोनों सिर नीचा किए हुए जमीन की तरफ देख रहे थे और डर के मारे दोनों का बदन कांप रहा था। भरत सिंह ने पुकार कर कहा, कहिए दारोगा साहब, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है या झूठ? मगर दारोगा ने इसका कुछ भी जवाब न दिया। मगर उस समय दरबार में जितने आदमी बैठे थे
क्रोध के मारे सभी का बुरा हाल था और सब कोई दारोगा की तरफ जलती हुई निगाह से देख रहे थे। भरत सिंह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया। दारोगा के संबंध में मेरा किस्सा वैसा दिलचस्प नहीं है जैसा दलीप शाह और अर्जुन सिंह का आप लोग सुनेंगे, क्योंकि उनके साथ बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं हो चुकी हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरा तमाम किस्सा उनकी एक दिन की घटना का मुकाबला भी नहीं कर सकता। परंतु साथ ही इसके ये बात भी जरूर है कि मैंने ना तो कभी किसी के साथ किसी तरह की बुराई की और न किसी से विशेष मेलजोल या हंसी दिल लगी ही रखता था। फिर भी उन दिनों जमानिया की वो दशा थी कि सादे ढंग पर जिंदगी बिताने वाला मैं भी सुख की नींद न सो सका और राजा साहब की दोस्ती की बदौलत मुझे हर तरह का दुख भोगना पड़ा। इस हरामखोर दारोगा ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं कि जिनका पूरा पूरा बयान हो ही नहीं सकता, और न यही मेरी समझ में आता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी सजा है जो इसके योग्य समझी जाए। अतः अब मैं संक्षेप में अपना हाल समाप्त करता हूं। अपने मन के माफिक चिट्ठी लिखाने की नीयत से 8 दिन तक कमबख्त दारोगा ने मुझे बेहिसाब तकलीफें दी। मिर्च का तोबड़ा मेरे मुंह पर चढ़ाया, जहरीली राई का लेप मेरे बदन पर किया, कुएं में लटकाया, गंदी कोठरी में बंद किया, जो सूझा सब कुछ किया और इतने दिनों तक बराबर ही मुझे भूखा भी रखा। मगर ना मालूम क्या सबब था कि मेरी जान नहीं निकली। मैं बराबर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह मुझे मौत दे, जिससे इस दुख से छुट्टी मिले। आखिरी दिन मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझ में बात करने की ताकत न थी। उस दिन आधी रात के समय मैं उसी कोठरी में पड़ा पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था कि एकाएक कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाबपोश दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए हुए कोठरी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। हाथ में वो जो तलवार लिए था उसके अतिरिक्त उसकी कमर में एक तलवार और भी थी। कोठरी के अंदर आते ही उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास चला आया। हाथ की गठरी और तलवार जमीन पर रख मुझसे चिपट गया और रोने लगा। उसकी ऐसी मोहब्बत देख मैं चौंक पड़ा और मुझे तुरंत मालूम हो गया कि ये मेरा पुराना खैरख्वाह हरदीन है। उसके चेहरे से नकाब हटाकर मैंने उसकी सूरत देखी और तब रोने में उसका साथ दिया। थोड़ी ही देर बाद हरदीन मुझसे अलग हुआ और बोला, मैं किसी न किसी तरह यहां तो पहुंच गया, मगर यहां से निकल भागना जरा कठिन है। तथापि आप घबराएं नहीं, मैं एक दफा तो दुश्मन को सताए बिना नहीं रहता। अब आप शीघ्र उठें और जो कुछ मैं खाने पीने के लिए लाया हूं उसे खाकर चैतन्य हो जाएं। जो गठरी हरदीन लाया था उसमें खाने पीने का सामान था। उसने मुझे भोजन कराया, पानी पिलाया और इसके बाद मेरे हाथ में एक तलवार देकर बोला, बस अब आप उठिए और मेरे पीछे पीछे चले आइए। इतना समय नहीं है कि मैं यहां आपसे विशेष बातें करूं। इसके अतिरिक्त जिस जगह पर आप कैद हैं ये तिलिस्म का एक हिस्सा है। यहां से निकलने के लिए भी बहुत उद्योग करना होगा। भोजन करने से कुछ ताकत तो मुझ में हो ही गई थी, मगर कैद से छुटकारा मिलने की उम्मीद ने भी ताकत पैदा कर दी। मैं उठ खड़ा हुआ और हरदीन के पीछे पीछे रवाना हुआ। कोठरी का दरवाजा खोलने के बाद जब बाहर निकला तब मुझे मालूम हुआ कि मैं खास बाग के तीसरे दर्जे में हूं, जिसमें कई दफा राजा गोपाल सिंह के साथ आ चुका था। मगर इस बात से मुझको बहुत ही ताज्जुब हुआ और मैं सोचने लगा कि देखो, राजा साहब के खास बाग ही में ये दारोगा लोगों पर इतना जुल्म करता है और राजा साहब को खबर तक नहीं होती। क्या यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिनका हाल दारोगा जानता है और राजा साहब नहीं जानते? खैर, मैं कोठरी से बाहर निकलकर बरामदे में पहुंचा, जहां से बाएं और दाहिने सिर्फ दो ही तरफ जाने का रास्ता था। दाहिने तरफ को इशारा करके हरदीन ने मुझसे कहा, इसी तरफ से मैं आया हूं। दारोगा जयपाल तथा बहुत से आदमी इसी तरफ बैठे हैं, इसलिए इधर तो अब जा नहीं सकते। हाँ, बाईं तरफ चलिए, कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा। रात चांदनी थी और ऊपर से खुला रहने के सबब उधर की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती थी। हम दोनों आदमी बाईं तरफ रवाना हुए। लगभग 25 कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए 10-12 सीढ़ियां मिली, जिन्हें तय करने के बाद हम दालान में पहुंचे, जो बहुत लंबा चौड़ा तो न था मगर निहायत खूबसूरत और स्याह पत्थर का बना हुआ था। उस दालान में पहुंचे ही थे कि पीछे से दारोगा और जयपाल तेजी के साथ आते हुए दिखाई पड़े। मगर हरदीन ने इनकी कुछ भी परवाह न की और कहा, इन दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। हरदीन मुझे अपने पीछे करने के बाद अकड़ कर खड़ा हो गया। उसने दारोगा को सैकड़ों गालियां दी और मुकाबला करने के लिए ललकारा, मगर उन दोनों की हिम्मत न पड़ी कि आगे बढ़ें और हरदीन का मुकाबला करें। कुछ देर तक खड़े खड़े देखने और सोचने के बाद दारोगा ने अपनी जेब से एक छोटा सा गोला निकाला और हम दोनों की तरफ फेंका। हरदीन समझ गया कि जमीन पर गिरने के साथ ही इसमें से बेहोशी का धुआं निकलेगा,
उसने अपने हाथ से मुझे इशारा किया। गोला जमीन पर गिरकर फटा और उसमें से बहुत सा धुआं निकला, मगर हम दोनों वहां से हट गए थे, इसलिए उसका कुछ असर न हुआ। उसी समय दारोगा ने हम लोगों की तरफ फेंकने के लिए दूसरा गोला निकाला। इस दालान के बीचों बीच में एक छोटा सा चबूतरा लाल पत्थर का बना हुआ था, मगर हम दोनों ये नहीं जानते थे कि इसमें क्या गुण है। दारोगा को दूसरा गोला निकालते देख हम दोनों उस चबूतरे पर चढ़ गए, मगर उससे उतरकर भाग न सके, क्योंकि चढ़ने के साथ ही चबूतरा हिला तथा हम दोनों को लिए हुए जमीन के अंदर धंस गया और साथ ही ना मालूम किस चीज के असर से हम दोनों बेहोश हो गए। जब होश में आए तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। नहीं कह सकते कि हम दोनों कितनी देर तक बेहोश रहे। कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ और वो उजाला धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे हमने समझा कि सामने कोई दरवाजा है और उसमें से सुबह की सफेदी दिखाई दे रही है। हम दोनों उठकर खड़े हुए और उसी उजाले की तरफ बढ़े। वास्तव में वैसा ही था जैसा हम लोगों ने सोचा था। कई कदम चलने के बाद एक दरवाजा मिला, जिसे लांघ कर हम दोनों उसी बुर्ज वाले बाग में जा पहुंचे जहां दोनों कुमारों से मुलाकात हुई थी। इसके बाद बाहर का हाल बहुत दिनों तक कुछ भी मालूम न हुआ कि क्या हो रहा है और क्या हुआ। बहुत दिनों तक वहां से बाहर निकलने के लिए उद्योग करते रहे, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ और वहां से छुट्टी तभी मिली जब दोनों कुमारों के दर्शन हुए। देखिए चंद्रकांता संतति 20वां भाग, चौथा बयान। कुछ दिनों बाद दलीप शाह से भी उसी बाग में मुलाकात हुई, जिसका हाल उनका किस्सा सुनने से आप लोगों को मालूम होगा। बस इतना ही तो मेरा किस्सा है। हाँ, जब आप दलीप शाह की कहानी सुनेंगे तब बेशक कुछ आनंद मिलेगा। एक नकाबपोश की तरफ बताकर, मेरा पुराना खैर खाए हरदीन यही है, जो इतने दिनों तक मेरे दुख सुख का साथी बना रहा और अंत में मेरे साथ ही कैद से छूटा। भरत सिंह की कथा समाप्त होने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया और महाराज ने हुक्म दिया कि कल के दरबार में दलीप शाह अपना किस्सा बयान करेंगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।